स्टार्ट हो गए? चलो ठीक है, 1 मिनट। राम राम साथियों, कैसे आप सभी? मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने कृष्णा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। निरंतर तैयारी करते रहे, निरंतर मेहनत करते रहे, क्योंकि कृष्णा क्लासेस भी आपके साथ उतनी ही मेहनत से लगी हुई है। हम हर रोज आपके लिए एक नया कंटेंट, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ और गहनता के साथ वीडियो लेकर आ रहे हैं। यूजीसी ने जितने पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, जितना भी सिलेबस जारी कर रखा है, उसके बारे में हम हर रोज कुछ ना कुछ वीडियो आपको करवा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से स्वागत है आपका कृष्णा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज सोच रहे होंगे कि आज क्या करवाएंगे डॉक्टर साहब, क्या लेकर आए हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक महान व्यक्ति को हम करने वाले हैं, जिसका नाम है पंडित नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा के सदस्य, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम विदेश मंत्री और भी विभिन्न पदों पर रहे और 6 वर्ष से अधिक, लगभग 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अंतरराष्ट्रवादी व्यक्ति, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रवादी इस व्यक्ति में भरा हुआ था जवाहरलाल में। सर्वाधिक धर्म निरपेक्ष व्यक्ति, अंतरराष्ट्रवादी व्यक्ति, और लोग कहते हैं कि एक आदर्शवादी भी थे। देखेंगे कि थे या नहीं थे। और धर्म के प्रति, जीवन के प्रति संशयवादी थे। विज्ञान इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। इन्होंने सिद्धांत और व्यवहार दोनों की इनकी पकड़ थी। सिद्धांत की जैसे इन्होंने पढ़े ये विभिन्न स्कूलों में और विश्व में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना अध्ययन और अध्यापन किया और LLB की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। और भारत में आकर भी इन्होंने राजनीति की और राजनीति के सर्वोच्च शिखर प्रधानमंत्री पद तक ये पहुंचे और जीवन पर्यंत उस प्रधानमंत्री पद पर रहे। और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ये ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिनकी प्रधानमंत्री के रूप में ही मृत्यु हो गई थी। ऐसे ही एक महान व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम करने वाले। ये तस्वीर है पंडित जी की, जवाहरलाल नेहरू, और ये बापू के साथ कुछ बात कर रहे हैं। यहां पर बैठे हुए हैं बापू और पंडित नेहरू बैठे हुए हैं, और ये जवाहरलाल की, नेहरू जी की तस्वीर है। आपने इनको देख लिया है। इन्हीं जवाहरलाल की आज हम बात करने वाला हूं आपसे। ये युवा, ये जवाहरलाल का थोड़ा सा जीवन परिचय आपको बता देता हूं मैं। इस जवाहरलाल का जन्म 14 नवंबर 1889 को मोतीलाल नेहरू और स्वरूपा रानी के यहां हुआ। यानी कि इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और इनकी माता का नाम था स्वरूपा रानी के यहां इनका जन्म हुआ। इलाहाबाद के आनंद भवन में इनका बचपन बीता। यानी कि जन्म हुआ था इनका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, और वहां के इनके घर का नाम था आनंद भवन। वहां पर इनका बचपन बीता। इनके पिता मोतीलाल नेहरू भी एक अच्छे जाने माने एक बड़े वकील थे, और ये भी वकील बने आगे जाकर रहे। और 16 वर्ष की आयु में ही शिक्षा लेकर, प्रारंभिक शिक्षा भारत में लेकर उच्चतर शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां पर वकालत की शिक्षा ली। फिर भारत में आते हैं और 1918 में कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुन लिए जाते हैं। और फिर जैसे ही कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुने गए, ये 1918 का दौर देखिए कौन सा, ये गांधीवादी दौर है। बापू भी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके हैं और राजनीति में सक्रिय बापू भी हो चुके हैं। अब ये बापू के आंदोलनों में हिस्सा लेंगे, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या भारत छोड़ो आंदोलन हो, दांडी मार्च हो, हर प्रकार के आंदोलनों में इनकी सक्रिय भागीदारी रहेगी बापू के साथ। बापू के राइट हैंड बनकर ये आंदोलनों में रहेंगे और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करेंगे जवाहरलाल। और 1927 में जिनेवा में आयोजित साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लिया। 1927 में जिनेवा में, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में एक सम्मेलन हुआ, साम्राज्यवाद विरोधी। साम्राज्यवाद विरोधी यानी कि कोई भी देश किसी भी अन्य देश को गुलाम नहीं बना सकता, वो किसी अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता। इसमें इन्होंने हिस्सा लिया, और हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि इसके सह अध्यक्ष भी चुने गए। ये व्यक्ति जवाहरलाल इसका सह अध्यक्ष भी चुन लिया गया। और फिर संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य तो थे ही पंडित जी, संविधान सभा के एक प्रमुख और एक सर्वाधिक बोलने वाले सदस्य पंडित जी थे।
पंडित जी ने 13 दिसंबर 1946 को विधानसभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा। उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव आज आपके संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल और उद्देश्य का बना हुआ है, कुछ ना कुछ वो उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के आधार पर है। 13 दिसंबर 1940 को रखा प्रथम सत्र में, लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर और एम.आर. जक्कर के विरोध के कारण प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं गया। प्रस्ताव को आगे स्वीकारा जाएगा द्वितीय स्तर में 22 जनवरी 1947 को द्वितीय स्तर में प्रस्ताव स्वीकारा गया और संविधान सभा का उद्देश्य बना, जो आगे चलकर आपकी उद्देशिका या आपकी प्रस्तावना बनेगा। ठीक है भाई, आगे देखिए, नेहरू के दृष्टिकोण में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। नेहरू एक महान लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, एक समाजवादी व्यक्ति थे और एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। इनकी धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता थी। इसको हम आगे चलकर देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, रविंद्रनाथ टैगोर इनको भारत के ऋतुराज कहते हैं। आचार्य नरेंद्र देव इनको लोकतांत्रिक समाजवादी कहते हैं और टेनिसन कहते हैं कि नेहरू ने भारत को स्वतंत्र कराया, स्वतंत्र ही नहीं कराया बल्कि भारत के आगे का मार्ग भी प्रशस्त किया कि भारत आगे चलकर भारत आगे किस मार्ग पर चलेगा और भारत की भविष्य की और आगे की राह क्या होगी, यह राह भी पंडित नेहरू ने तय की। और कहा जाता है कि जो आज भारत की विदेश नीति है, जो आज भारत की विदेश नीति है, जो आज भारत की फॉरेन पॉलिसी है, कहीं ना कहीं उसके रचनाकार, सिद्धांतकार पंडित नेहरू रहे हैं। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू लगभग 16 वर्ष और 286 दिन प्रधानमंत्री के पद पर रहे और 17 बार देश को लाल किले से संबोधित किया और 16 साल 286 दिन देश के प्रधानमंत्री रहे और इतने ही दिन भारत के विदेश मंत्री भी पंडित जी रहे। भारतीय प्रधानमंत्री भी रहे और भारत के विदेश मंत्री भी यह रहे। शुरुआती विदेश मंत्री भी ये थे और लगभग 17 साल विदेश मंत्री रहे। तो इन्होंने विदेश नीति को बड़े करीब से देखा और विदेश नीति को अपनाया और बदला। एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने विदेश नीति में अपनाई। जिस तरह की विदेश नीति आज भारत अपनाता है उसे कहीं ना कहीं जिम्मेवार या जिम्मेदार पंडित नेहरू है। कुछ समय के लिए श्रीमती एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े, जिससे कुछ समय के लिए तिलक भी जुड़े हुए थे, उससे जुड़े। सर्वप्रथम पंडित जी गांधी जी से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं सर्वप्रथम। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ चलता हूं मैं। उसके बाद लॉर्ड वर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में पंडित जी के पिता श्रीमान मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट में बहुत सी मांगे करी गई थी अंग्रेजी सरकार से विदेशी हुकूमतों से बहुत सी मांग करी गई थी। लेकिन इसी नेहरू रिपोर्ट का सबसे बड़ा आलोचक मोतीलाल नेहरू का पुत्र जवाहरलाल निकला। जवाहरलाल ने और इसके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इसकी आलोचना कर दी। किस बात को लेकर नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की? इस नेहरू रिपोर्ट में औपनिवेशिक शासन के बारे में पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं लिखी थी। औपनिवेशिक शासन के बारे में पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं लिखी थी। ये स्वतंत्रता से ठीक एक कदम पीछे की मांग कर रहे थे। पूर्ण स्वतंत्रता ये नहीं चाहते थे, जैसा कि नेहरू रिपोर्ट में स्पष्ट होता है। नेहरू रिपोर्ट में कहीं पर भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी। और सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वतंत्रता। नेहरू रिपोर्ट में इसकी बात नहीं थी तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया और एक अलग से एक इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी। 1928 में ही इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी जवाहरलाल ने। फिर मृत्यु हुई। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, विदेश मंत्री पद पर रहते हुए इनकी टेबल के ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की
कविताएं लिखी हुई थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता थी द वुड एंड लवली डार्क एंड डीप। द वुड एंड लवली डार्क एंड डीप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता इनकी टेबल पर लिखी हुई थी। ऐसे महान व्यक्ति की शख्सियत के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यूजीसी ने सिलेबस में भी दिया हुआ है इन महान व्यक्तियों को। जेल में रहे ये महान व्यक्ति असहयोग आंदोलन के दौरान रहे जेल के अंदर। कौन सी जेल में रहे? लखनऊ जेल में रहे असहयोग आंदोलन के दौरान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इलाहाबाद की नैनी जेल में रहे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदनगर किले की जेल के अंदर रहे, जो महाराष्ट्र के अंदर है। जब ये अहमदनगर किले की जेल में थे उस समय इन्होंने एक पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो 1946 में प्रकाशित हुई, और यह डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपने जेल के कैदियों को समर्पित कर दी इस महान व्यक्ति ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसे समर्पित है? पंडित जी के जेल के साथियों को यह पुस्तक समर्पित है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और फिर 1934-35 में एक बार अल्मोड़ा जेल में गए तो वहां पर अपनी आत्मकथा लिख दी इन्होंने, ऑटोबायोग्राफी। और इसी का दूसरा नाम है टुवर्ड फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर। इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? टुवर्ड्स फ्रीडम, स्वतंत्रता की ओर, या एक नाम और है ऑटोबायोग्राफी। अल्मोड़ा जेल के अंदर उन्होंने लिखी थी। ठीक है। फिर 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने इनको राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया। जवाहरलाल राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष बने। और 1940 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1940 को उसके उपाध्यक्ष रहे। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेगा, मैं अध्यक्ष नहीं कह रहा हूं, मैं अध्यक्ष नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो अंतरिम सरकार बनी उस अंतरिम सरकार के अंदर यह व्यक्ति उपाध्यक्ष बना। अध्यक्ष कौन था भाई फिर इस अंतरिम सरकार का? इस अंतरिम सरकार का अध्यक्ष था उस समय का वायसरॉय, और उस समय वायसरॉय थे लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल तो बन गए अध्यक्ष और पंडित जी बन गए उपाध्यक्ष। और इनको एक विभाग भी मिला था, परराष्ट्र विभाग। बतौर उपाध्यक्ष एक विभाग मिला इनको, पर राष्ट्र विभाग। बतौर उपाध्यक्ष एक विभाग मिला इनको, परराष्ट्र विभाग। अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष बने ये व्यक्ति। आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में आधी रात को एक भाषण दिया, भाग्यवधु के साथ चिर प्रक्षित मुलाकात ट्रस्टी विद डिस्टेनी, जो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ और गुट निरपेक्षता और पंचशील के वास्तुकार रहे। इसको भी पढ़ेंगे आगे चलकर। और जब जवाहरलाल ने कार्यपालिका आदेश के द्वारा योजना आयोग बनाया 1950 में, तो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई ने योजना आयोग को समानांतर मंत्रिमंडल कहकर अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझा। इन्होंने कहा कि जो जवाहरलाल योजना आयोग बना रहा है ना, यह समानांतर मंत्रिमंडल है, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और सरदार पटेल के साथ भी कुछ मतभेद थे इनके, आईसीएस को लेकर, आईएएस को लेकर। वो कहते थे कि स्टील फ्रेम को तोड़ देना चाहिए क्योंकि ये तो उस समय के फ्यूडल थे आईसीएस अधिकारी, इनको नहीं रहना चाहिए। फिर जवाहरलाल खुद कहते हैं कि मैंने अगर जीवन में किसी से कुछ सीखा है तो मैंने जीवन में 3 व्यक्तियों से सीखा है, मेरे पिता मोतीलाल से, बापू से और रविंद्रनाथ ठाकुर से। जवाहरलाल ने अपने पिता मोतीलाल नेहरू से सीखा, बापू से सीखा और रविंद्रनाथ ठाकुर से सीखा। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनाया और 1955 में इस महान व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। इस महान व्यक्ति को क्या दिया गया? भारत रत्न से अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया। भारत रत्न इस महान व्यक्ति को दिया गया 1955 के अंतर्गत, जब खुद प्रधानमंत्री पद पर थे। कुछ आलोचना भी हुई। आलोचक आज भी कहते हैं, इनके राजनीतिक आलोचक आज भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने भारत रत्न ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, एक प्रे है वो बात, कभी फिर बात करेंगे उसके ऊपर। और
बापू के विपरीत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्होंने भारी उद्योगों पर बल दिया और महालनोबिस मॉडल ले आए। बापू चाहते थे कुटीर उद्योग पर बल दे जवाहरलाल। हालांकि बापू की उस समय तक मृत्यु हो चुकी थी। बापू की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को एक व्यक्ति नाथुराम गोडसे ने 3 गोलियां मारकर बापू की हत्या कर दी थी। लेकिन बापू के विचारों से परे हटकर जवाहरलाल ने भारी उद्योगों पर बल दिया, द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में, और महालनोबिस मॉडल को अपनाया। और बापू अपने इस हिस्से के बारे में कहते थे कि यह नितांत उज्जवल है, उनकी सच्चाई संदेश से परे है और उनके हाथों में राष्ट्र सुरक्षित है। उनके हाथों में राष्ट्र सुरक्षित है। ऐसे महान व्यक्ति 3 बार स्वतंत्रता से पहले 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। स्वतंत्रता से पूर्व कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे यह व्यक्ति? 3 बार रहा स्वतंत्रता से पूर्व। कब कब रहा सर? वो रहा 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन, जब ये पूर्ण स्वाधीनता का नारा रखेंगे और कहेंगे अब ये कि हम 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस बनाएंगे। 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस बनाएंगे। ठीक है। 1929 में सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, 1936 में रहते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, और ठीक 1937 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष ये व्यक्ति बढ़ता है। 1929 वाला अधिवेशन लाहौर में होता है, 36 वाला लखनऊ में होता है और 37 वाला फैजपुर बंगाल में होता है। ठीक है। और 1951 से 1954 स्वतंत्रता के पश्चात प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी यह व्यक्ति प्रधानमंत्री व कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा। यानी कि 3 साल ये और 3 साल ये, कुल मिलाकर 6 साल ये व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। ठीक है भाई। बापू कितनी बार रहे अध्यक्ष? केवल एक बार, 1924 बेलगांव अधिवेशन, बापू एक बार अध्यक्ष रहते हैं। इस पढ़े लिखे व्यक्ति की कुछ रचनाओं की बात कर लेते हैं। एक बुक लिखी है सोवियत रूस, 1928 में रूस की यात्रा पर गए थे ये जवाहरलाल, रूस यात्रा पर गए थे, तो 1928 में आते ही एक पुस्तक लिख दी। 27 में गए, 28 में पुस्तक लिख दी सोवियत रूस। एक पुस्तक लिखी लेटर ऑफ ए फादर टू हर डॉटर, 1929। अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को, इंदु, जिसे इंदिरा गांधी जिसे प्यार से इंदु कहते थे, इंदु को इन्होंने कुछ लेटर लिखे थे और उन्हीं को कंपाइल करके एक पुस्तक बनाई गई, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, 1929 में। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, 1934, ये भी इन्होंने इंदु को पत्र लिखे थे जेल के अंदर रहते हुए, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए इस महान व्यक्ति की बात, जहां पर जेल में रहते हुए व्यक्ति रोता है, बिलखता है, यह व्यक्ति विश्व इतिहास पढ़ा रहा है अपनी पुत्री को, इंदु के वो विश्व इतिहास के बारे में बता रहा है। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, 1934। फिर मैंने को बताया कि अल्मोड़ा जेल में रहते हुए पुस्तक लिखी, अपनी आत्मकथा लिख दी टुवर्ड्स फ्रीडम, 1936 में, और इसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी या टुवर्ड्स फ्रीडम। फिर एक पुस्तक लिखी इंडिया एंड द वर्ल्ड, 1936 में। पुस्तक लिखी द यूनिटी ऑफ इंडिया, 1941 में। एक महान पुस्तक, एक जीवंत रचना द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 1940 में लिखी। मैंने को बताया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने अहमदनगर जेल में रहते हुए लिखी थी और अहमदनगर के जेल के साथियों को समर्पित है ये पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और एक पुस्तक को लिखी ए बंच ऑफ लेटर्स, जितने भी इन्होंने लेटर लिखे थे उन सबको कंपाइल करके एक पुस्तक बनाई गई ए बंच ऑफ लेटर्स, 1958 में। कुछ इनके अलावा 3 पुस्तकों लिखी, विजिट टू अमेरिका, लेटर टू हिज सिस्टर, इनकी सिस्टर का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित, लेटर टू हिज सिस्टर, और इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, भी स्वतंत्रता मिल चुकी है अब इसके बाद, इंडिपेंडेंस एंड हिज आफ्टर, भी इसके बाद क्या। ठीक है, आगे बढ़ चले। जीवन परिचय समझ लिया है पंडित जी का। अब पंडित जी के अंदर चलते हैं, क्या है पंडित जी के अंदर। नेहरू का वैज्ञानिक व तार्किक स्वभाव। समझ रहा हूं, मान रहा हूं कि आप भी समझ रहे होंगे मेरे साथ चलते चलिए, कुछ भी कठिन नहीं है। नेहरू का वैज्ञानिक व तार्किक स्वभाव। पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक व्यक्ति थे जवाहरलाल, पूर्ण तरीके से
वैज्ञानिक व्यक्ति थे, विज्ञान की बात करते थे और कहते थे कि अगर कोई चीज इस भारत की गरीबी को मिटा सकती है तो विज्ञान है। विज्ञान के माध्यम से ही भारतीय गरीबी को मिटाया जा सकता है। नेहरू आधुनिकीकरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक थे। धर्म व ईश्वर के मामले में अज्ञेयवादी थे, संशयवादी थे। कहते थे कि मैं ईश्वर की सत्ता को तो नकार सकता हूं, लेकिन मानव की सत्ता को, मनुष्य की सत्ता को कभी भी मैं नकार नहीं सकता। और एक बात और कहते थे पंडित जी कि राजनीति मुझे अशास्त्र में लाई, अशास्त्र विज्ञान में, और विज्ञान ने मुझे गरीबी, भूखमरी, अंधविश्वास और रूढ़िवाद के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया और कहा कि केवल विज्ञान ही इस देश की समस्या को सुलझा सकता है। इस देश की गरीबी को, भूखमरी को, पिछड़ेपन को विज्ञान से ही दूर किया जा सकता है, अन्य कोई भी तरीका नहीं है इसको दूर करने का। नेहरू बुद्धिवादी थे एवं यथार्थवादी थे। जो कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू आदर्शवादी थे, कुछ लोग इनको यथार्थवादी कहते हैं, कुछ लोग आदर्शवादी कहते हैं, लेकिन बुद्धिवादी थे, बुद्धि पर बल देते थे। जीवन के प्रति संशयवादी दृष्टिकोण था इस व्यक्ति का। कहते थे कि ईश्वर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस जीवन में कर्म करने के लिए आया हूं, ईश्वर को ढूंढने के लिए नहीं आया। मेरा कार्य है काम करना, कर्म करना, ना कि ईश्वर को ढूंढना। संशयवादी थे ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, लेकिन आलोचक भी नहीं थे धर्म के। वे ईश्वर या ब्रह्मा जैसी आध्यात्मिक धारणा में विश्वास नहीं रख सकते थे, क्योंकि थोड़े से वैज्ञानिक व्यक्ति थे, आधुनिकीकरण को मानते थे और कार्य और कारण के आधार पर व्याख्या करना उचित समझते थे ईश्वर की, कि कार्य करो, बस हमको क्या करना, हम कर्म करने के लिए आए हैं। भाई भगवत गीता भी तो ये बात कहती है, भगवत गीता भी तो ये बात कहती है कि आप इस जीवन में कर्म करने के लिए आइए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बुद्धिवादी थे और आध्यात्म के प्रति उदासीन थे और मूलतः धर्म निरपेक्ष व्यक्ति थे। इनकी धर्म निरपेक्षता यूरोप जैसी नहीं थी, इनकी धर्म निरपेक्षता सकारात्मक धर्म वो थी, निरपेक्षता थी। इनकी धर्म निरपेक्षता सकारात्मक थी, पॉजिटिव थी। ये धर्म को दबाना नहीं, ये धर्म को उठाना चाहते थे, लेकिन किसी एक धर्म को नहीं, सभी धर्मों का समान आदर करते थे। ये व्यक्ति सभी धर्मों का समान आदर करते थे। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, पारसी भी, जैनी भी, सभी धर्मों को ऊपर उठाते थे, सभी का समान महत्व करते, सभी का समान आदर करते थे। और हिंदू महासभा, आरएसएस, मुस्लिम लीग, यानी कि जो दल धर्म के आधार पर गठित होता हो, चाहे किसी भी धर्म के आधार पर गठित हो, उसकी आलोचना करते थे। कहते थे कि नहीं, आप धर्म की राजनीति करते हो, वो गलत है। उसकी आलोचना करते थे, उसे कट्टर विरोधी थे। मुस्लिम लीग के, अकाली दल के, इन सब के कट्टर आलोचक थे, क्योंकि ये सभी दल या सभी संगठन धर्म के आधार पर बने हुए संगठन थे। नेहरू की धर्मनिरपेक्षता यूरोप की तरह नहीं थी, पूर्ण पृथक्करण की नहीं, बल्कि धर्मों को ऊपर उठाने की थी, सकारात्मक हस्तक्षेप की थी। हस्तक्षेप कैसा? सकारात्मक। यह धर्म को उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते थे और हस्तक्षेप भी करते थे, लेकिन कैसा हस्तक्षेप करते थे? अच्छा, सकारात्मक, दबाने का प्रयास नहीं करते थे। अगर हिंदू धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो मुस्लिम को भी ऊपर उठाते थे, सिख को भी उठाते थे, ईसाई को भी उठाते थे, पारसी को भी, जैनी को भी, बुद्धिस्ट को भी, सबको ऊपर उठाने का यह व्यक्ति काम करता था। ठीक है, कहते थे कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म के विरुद्ध होना नहीं है, बल्कि धर्म को सही अर्थों में समझना है। धर्म को सही अर्थों में समझना है। ठीक है, और कहते थे कि धर्म व्यक्ति का आंतरिक मामला है, यह कोई राष्ट्रीय मामला नहीं है, कि व्यक्ति खुद देखे कि उसे धर्म अपनाना है या नहीं अपनाना। अपनाना है तो कौन सा धर्म अपनाना है, नहीं अपनाना तो क्यों नहीं अपनाना। अरे भाई, सरकार या प्रधानमंत्री थोड़ी आपको बताएंगे कि वो क्या अपनाना है क्या नहीं अपनाना। या तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है आपकी, आपको मौलिक अधिकार भी है अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता। नेहरू उस प्रकार के व्यक्ति थे। आगे आता इनका वैज्ञानिक मानवतावाद।
मानववादी था व्यक्ति, मानवतावादी था। प्रत्येक चिंतन के केंद्र में, प्रत्येक वस्तु के केंद्र में मानव को रखता था। थोड़ी देर पहले उनको बताया कि ये कहता था कि मैं ईश्वर या धर्म या ब्रह्मा की सत्ता को तो मैं नकार सकता हूं, लेकिन मनुष्य की सत्ता को नहीं नकार सकता। तो हर चीज के केंद्र में, अध्ययन अध्यापन के केंद्र में, शिक्षण के केंद्र में किसे रखते थे? हर चीज के केंद्र में मानव को हर चीज का केंद्र मानते थे ये व्यक्ति। हर चीज का केंद्र कौन है? मानव। हर चीज किसके लिए है? मानव के लिए। तो मानवतावादी तो था ही, लेकिन किस प्रकार से? वैज्ञानिक प्रकार से मानवतावादी था। विज्ञान के माध्यम से चीजों को समझाता था ये व्यक्ति। विज्ञान लिए इसने मार्क्स से और अध्यात्म लिए इसने बापू से, गांधी से, और दोनों को मिक्सर कर दिया वैज्ञानिक मानवतावाद। इनका वैज्ञानिक मानवतावाद वसुधैव कुटुंबकम, मानव कल्याण के आधार पर आधारित था। लेकिन इनका मानव कल्याण कैसा था? ये कैसा था इनका? ये था तार्किक, लॉजिकल, तार्किकता थी इनके अंदर। तार्किक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ आध्यात्म दृष्टिकोण को मिलाता है। वे परंपरागत अर्थों में व्यक्तिवादी तो नहीं थे, किंतु उनके चिंतन का केंद्र व्यक्ति ही था। वे मूलतः मानवतावादी थे। अतः समाज की मूल इकाई मनुष्य है। मनुष्य की सत्ता ही वास्तविक सत्ता है। मनुष्य की सत्ता को स्वीकार करते थे ये व्यक्ति, धर्म की सत्ता को नकार भी देते थे। तो वे कहते थे कि व्यक्ति को साध्य तथा अन्य चीजों को साधन मानते थे। कितनी अच्छी बात है। व्यक्ति हर चीज का साध्य है, व्यक्ति हर चीज का परिणाम है, और बाकी की चीजें साधन है। चाहे वह राज्य हो, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो अंतराष्ट्र हो, हर चीज साधन है। साध्य कौन है? साध्य व्यक्ति है। इट्स क्लियर और नोट? दैट इज क्लियर। आगे देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी 1946 में जेल के अंदर बैठकर, उसमें टैगोर के, रविंद्रनाथ ठाकुर के एक कोट को इन्होंने अलंकृत किया है। मैं ईश्वर में विश्वास खो सकता हूं। टैगोर कहते हैं कि मैं ईश्वर में विश्वास खो सकता हूं, किंतु मैं मनुष्य में विश्वास खो देने का घोर पाप कभी भी नहीं करूंगा। टैगोर कहते हैं कि मैं ईश्वर में विश्वास खो सकता हूं, लेकिन मैं मनुष्य में विश्वास खो देने का पाप नहीं करूंगा। यानी कि मनुष्य की सत्ता ही सर्वसत्ता है, क्योंकि तार्किकता है, ये विज्ञान है, ये मानवतावाद है, और केंद्र में मानव है। इसीलिए ये बात मानते थे। आगे चले। ये कहते थे कि भारत माता की जय। भारत माता और कोई नहीं, भारत माता भारत में बसने वाले लोग ही है। भारत में बसने वाले लोगों के समूह को ही भारत माता कहा जाता है। जब आप अपने मुख से यह बात कहते हैं ना कि भारत माता की जय, तो आप भारत में बसने वाले 150 करोड़ लोगों की जय कह रहे हैं। आप स्वयं अपनी जय कर रहे हैं, आप स्वयं अपने पड़ोसी की जय कर रहे हैं, आप आम लोगों की जय कर रहे हैं, आप भारत के नागरिकों की जय कर रहे हैं, आप भारत के निवासियों की जय कर रहे हैं। जब आप भारत माता की जय कहते हैं, भारत माता और कुछ नहीं, यहां के लोगों के निवासियों का ही एक समूह है, भारत माता की जय। आगे देखिए, नेहरू के राजनीतिक विचार। नेहरू प्रबुद्ध व सकारात्मक राष्ट्रवादी थे। नेहरू प्रबुद्ध एवं सकारात्मक राष्ट्रवादी थे। इनका ये राष्ट्रवादी तो थे, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे, हिटलर और मुसोलिनी की तरह कि राष्ट्र के नाम पर किसी की हत्या कर दो। नहीं थे ये राष्ट्रवाद को मानते थे। ये चाहते थे कि हमारी प्राथमिकता या प्रथम राष्ट्र ही होना चाहिए। ये मानते थे इस बात को, राष्ट्र होना चाहिए। नेहरू सच्चे राष्ट्रवादी थे, लेकिन उनका राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं था, हठ धर्मी वाला राष्ट्रवाद नहीं था, हिटलर और मुसोलिनी की तरह है। वे अंधे राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और विस्तारवाद, इन सब की आलोचना करते थे कि राष्ट्र अपना खुद का विस्तार नहीं कर सकता। आप किसी पर कब्जा नहीं कर सकते, आप साम्राज्यवाद नहीं कर सकते, आप साम्राज्यवादी नहीं हो सकते, आप उपनिवेशिक सत्ता नहीं हो सकते। करता था। राष्ट्रवाद अनिवार्यतः भावना विरोधी है, नेहरू कहते हैं ये बात, और अन्य राष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध घृणा व क्रोध से फलता फूलता है। जब राष्ट्रवादी हो जाते हो ना, तो आप अन्य देशों को तुच्छ और अन्य देशों को छोटा समझने लगता है। आपको ऐसा नहीं करना है। नेहरू जी ये बात समझा रहे हैं आपको। नेहरू का राष्ट्रवाद सकारात्मक था, न कि नकारात्मक।
सकारात्मक राष्ट्रवाद को प्रबुद्ध और रचनात्मक राष्ट्रवाद कहा जाता है। इनका राष्ट्रवाद सकारात्मक था, इसी को प्रबुद्ध और इसी को रचनात्मक राष्ट्रवाद कहा जाता है। इनका राष्ट्रवाद वसुधैव कुटुंबकम संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद पर आधारित था, जो टैगोर की देन है कि इस धरती पर रहने वाले समस्त जितने भी अरब लोग, शायद 5-6 अरब लोग हम इस धरती पर रहते हैं, हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी एक ही परिवार के हैं, हम सभी एक ही कुल के हैं, हम में से कोई भी अलग, कोई भी भिन्न नहीं है। नेहरू के राष्ट्रवाद का मूल मंत्र है सांस्कृतिक बहुलवाद व संश्लेषणवाद। एशिया में समाजवादी आंदोलन राष्ट्रवाद का शत्रु है, नेहरू ये बात कहते थे और खुद को समाजवादी भी कहते थे और राष्ट्रवादी भी कहते थे। संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद देखिए क्या है, यह वो सिद्धांत है, यह देन तो टैगोर की है, यह वो सिद्धांत है जो राष्ट्रवाद को अंतरराष्ट्रवाद के साथ मिलाकर मानवतावाद को बढ़ावा देता है। राष्ट्रवाद को किसके साथ मिला देना? अंतरराष्ट्रवाद के साथ मिला देना, और किसके ऊपर लेकर आना? मानवतावाद के ऊपर लेकर आना और मानव कल्याण को देखना। वो होता है संश्लेषणात्मक सार्वभौमिकतावाद। राष्ट्रवादी भी थे नेहरू और अंतरराष्ट्रवादी भी थे नेहरू। आगे चले, अंतरराष्ट्रवादी नेहरू अंतरराष्ट्रवादी थे। क्यों? क्योंकि यूएनओ और नेम, इनके संगठन में अगर किसका सबसे बड़ा योगदान था, इनमें इसके संस्थापक देश कहा जाता है, इसके संस्थापक देश 51 थे, तो उनके अंदर भारत भी शामिल था। इसके संस्थापक देश थे 5, उनमें से एक भारत भी था। सबसे बड़ा इसके सदस्य राष्ट्र 197 है, 197 इसके सदस्य राष्ट्र यूएनओ के। सबसे बड़ा संगठन है विश्व का, क्या? यूएनओ। और इसके बाद इसके सदस्य देश लगभग 120 प्लस है। नंबर 2 पर नेम है, और दोनों में नेहरू की झलक दिखाई देती है। दोनों के निर्माण में पंडित नेहरू की, जवाहरलाल की भूमिका है। इतना बड़ा राष्ट्रवादी अंतरराष्ट्रवादी व्यक्ति था ये। यूएनओ गुट निरपेक्षता, निशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय शांति के प्रबल पक्षधर थे पंडित जी। उनका अंतरराष्ट्रवाद गांधी व टैगोर की ही तरह था, विश्व कल्याण, मानव कल्याण और शांति का पक्षधर और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पंचशील। पंचशील भी इसी और इशारा है बच्चों। पंचशील जो इन्होंने चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ किया था, पंचशील का समझौता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, इसी पंचशील का एक पार्ट है, एक पॉइंट है। ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अशोक वाली नीति जियो और जीने दो की नीति थी, इन्होंने अपनाई। कहते विश्व का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया है, उत्पादन, बाजार तथा परिवहन भी अंतरराष्ट्रीय हो गया है। वास्तव में कोई भी राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है, बल्कि परस्पर निर्भर है। इसके लिए मैं आपको आने वाले समय में कोब वेब मॉडल भी कराऊंगा कि पूरा विश्व मकड़ी के जाले की तरह है, और इस जाले में प्रत्येक देश दूसरे देश पर डिपेंड है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सभी देश परतंत्र है। हर देश दूसरे देश पर डिपेंड है। भारत अमेरिका पर है, अमेरिका भारत पर है, रूस भारत पर है, रूस भारत पर है, भारत रूस पर है। यानी कि सभी देश एक दूसरे पर डिपेंड है, कोई भी देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। नेहरू इतने अंतरराष्ट्रीयवादी थे। यूएनओ इनके समर्थन से बनता है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध अगर कहीं होता था तो नेहरू उस पंक्ति में सबसे आगे खड़े होते थे। सबसे प्रबल आवाज इनकी रहती थी। हमेशा ही समाजवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया इस युवा ने। एशियाई एवं अफ्रीकी जागरण में सहायता, अफ्रीकी देशों को स्वतंत्र कराने में एक बड़ी भूमिका पंडित नेहरू ने निभाई है। सक्रिय गुट निरपेक्षता की नीति, नेम 5 की पहल, नेहरू एक थे इनमें से। और पंचशील का सिद्धांत जो चाउ एन लाई के साथ हस्ताक्षर कर रहे थे चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ। आगे चले, नेहरू खुद को समाजवादी कहते हैं कि मैं समाजवादी हूं, लेकिन समाजवाद के बहुत से प्रारूप है। उन प्रारूपों में से नेहरू थे लोकतांत्रिक समाजवादी, नेहरू थे, जवाहरलाल थे लोकतांत्रिक समाजवादी। इसी लोकतांत्रिक समाजवादी को फेबियन समाजवादी कहा जाता है। इसी लोकतांत्रिक समाजवादी को फेबियन समाजवाद कहा जाता है या फेबियन समाजवादी कहा जाता है। नेहरू थे। इस फेबियन समाजवादी का मतलब होता है, सर्वप्रथम यह समझे कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। समाजवाद का मतलब
DS नकारा केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है कि समाजवाद का मतलब क्या है। वो ही मतलब मैं आपको आज समझा रहा हूं। समाजवाद का मतलब है संपत्ति का समाजीकरण। संपत्ति का समाजीकरण, कि संपत्ति किसी एक के हाथ में नहीं होगी। संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी। इस संपत्ति का समाजीकरण होगा। संपत्ति सबकी होगी, सबकी साझी संपत्ति होगी। ये सबकी साझी, किसी एक का इसके ऊपर अधिकार नहीं होगा, किसी एक का इसके ऊपर अधिकार नहीं होगा। ये सबकी साझी संपत्ति होगी। इसीलिए कहा जाता है संपत्ति का समाजीकरण। संपत्ति का समाजीकरण करने के बहुत से तरीके हैं मेरे बच्चों। संपत्ति का समाजीकरण करने के बहुत से तरीके हैं। इसका एक तरीका है मार्क्स वाला तरीका। इसका मेरे बच्चों एक तरीका है मार्क्स वाला। कौन सा सर? हिंसा, सर्वहारा की तानाशाही, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। सर्वहारा की तानाशाही आएगी, हिंसा होगी, और जब तक अंतिम पूंजीपति की हत्या नहीं कर दी जाती तब तक आदर्शवाद नहीं आएगा, आदर्श अवस्था नहीं आएगी, जब तक अंतिम पूंजीपति नहीं मर जाता। यह मार्क्सवादी है, लेकिन यह गलत है। आप हिंसा नहीं कर सकते लोकतंत्र में। नेहरू तो लोकतांत्रिक व्यक्ति था ना। नेहरू से बड़ा लोकतांत्रिक व्यक्ति ना कभी हुआ है, शायद ना कभी होगा। आप हिंसा तो नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र को मानकर नियतकालिक चुनावों को मानकर चुनाव के माध्यम से सत्ता में आकर, लोकतंत्र को मानकर, नियतकालिक चुनाव को मानकर और चुनाव के माध्यम से सत्ता पर आकर, सत्ता में आकर या संसद में आकर, चुनाव के माध्यम से और संसद में आकर कानून के द्वारा लॉ बनाकर, नियम बनाकर, संशोधन करके संपत्ति का समाजीकरण करना, ना कि हिंसात्मक तरीके से संपत्ति का समाजीकरण करना। किस प्रकार संपत्ति का समाजीकरण करना? इस तरीके से लोकतंत्र में श्रद्धा रखो, नियतकालिक चुनावों को मानो और निष्पक्ष तरीके से जनता के बीच जाओ, अपनी बात रखो, अपने विचार रखो, चुनाव के माध्यम से सत्ता में आओ, संसद में आओ, बहुमत साबित कर अपनी सरकार बनाओ और सरकार बनाने के बाद कानून पारित करो, लॉ बनाओ, नियम बनाओ, विनियम बनाओ, उपनियम बनाओ, संशोधन करके संपत्ति का समाजीकरण कर दो और इस प्रकार के नियम बनाओ, इस प्रकार के कानून बनाओ जिसमें सभी जनता का भला हो, सभी लोगों का भला हो, ना कि किसी एक व्यक्ति का भला हो। और देश के संसाधनों का इस्तेमाल सभी के लिए किया जाए, देश के सभी लोगों के लिए। ये संसाधन किसी एक की बपोती थोड़ी है भाई। संसाधन तो आप सभी के हैं ना, हम सभी के संसाधन हैं। और लोकतंत्र तो मैं से हम का सफर है। जब आप मैं की बात करते हैं तो आप लोकतांत्रिक नहीं है, और जब हम की बात करने लगते हैं, मैं नहीं हम, तो आप लोकतांत्रिक व्यक्ति बन जाते हैं। मैं से हम का सफर ही लोकतंत्र का सफर है। मैं से हम की तरफ आओ, नियम बनाओ और संपत्ति का समाजीकरण कर दो। और क्या ले आओ? समाजवाद ले आओ। इसी को कहा जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद और इसी को कहा जाता है फेबियन समाजवाद। इस फेबियन समाजवाद का उदय ब्रिटेन में हुआ था और फेबियन दंपत्ति इसको लेकर आई थी। कभी चर्चा मिली तो उनके नाम बताएंगे और आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद, इसी फेबियन समाजवाद के समर्थक है पंडित नेहरू, पंडित जी। ठीक है भाई, आगे चले। और एक बात और कहते थे पंडित जी, कहते थे कि मैं जवाहरलाल खुले रूप से यह स्वीकार करता हूं कि मैं समाजवादी और मैं गणतंत्रवादी हूं। मैं समाजवादी में कौन किसकी तरफ इशारा है इनका? समाजवादी में यह है लोकतांत्रिक समाजवादी और फेबियनवादी समाजवादी। इस क्लियर? कहते थे कि मैं जवाहरलाल समाजवादी हूं, गणतंत्रवादी भी हूं, लेकिन मैं राजाओं और राजकुमार में विश्वास नहीं रखता, मैं राजतंत्र में विश्वास नहीं रखता। अरे जो व्यक्ति गणतंत्रवादी होगा तो सीधी सी बात हो, राजाओं और राजकुमार में विश्वास क्यों रखेगा?
और राजतंत्र विश्वास इनका नहीं था, मोनार्की को ये बुरा मानते थे। ठीक है, मेरा यकीन है कि दुनिया की और हिंदुस्तान की समस्या का एक ही हल है, वह है समाजवाद। कहते थे, उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षता में एक भाषण दिया था, कहते थे कि मेरा यकीन है कि इस दुनिया का और भारत की समस्या का एक ही समाधान है और वह है समाजवाद। इसी लोकतांत्रिक समाजवादी तरीके से भारत की गरीबी, भूखमरी और पिछड़ेपन और अल्प विकास को दूर किया जा सकता है। ठीक है, और एक बात और कहते थे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र, यह व्यक्ति जवाहरलाल राजनीतिक लोकतंत्र से पहले आर्थिक लोकतंत्र इस देश में आ जाए, इसका हिमायती था। राजनीतिक लोकतंत्र से पहले आर्थिक लोकतंत्र लाने का हिमायती था, क्योंकि इसने कहा था कि वोट से पहले रोटी जरूरी, कि भूखे व्यक्ति के लिए वोट का, मतदान का कोई भी मतलब नहीं होता। वोट से पहले रोटी आवश्यक होती है, वोट से पहले रोटी जरूरी होती है। इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र से पहले यह व्यक्ति आर्थिक लोकतंत्र का पक्षधर था। दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर मैं बात करूं, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंबेडकर भी राजनीतिक लोकतंत्र से पहले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी राजनीतिक लोकतंत्र से पहले आर्थिक नहीं सामाजिक लोकतंत्र चाहते थे। यह अंतर है दोनों के अंदर। डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक लोकतंत्र चाहते थे और जवाहरलाल राजनीतिक लोकतंत्र से पहले आर्थिक लोकतंत्र चाहते हैं। दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। आज जवाहरलाल को कर रहे हैं, कल या जब भी समय मिलेगा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को करेंगे। ठीक है, कहते हैं वोट की अपेक्षा रोटी ज्यादा जरूरी है, अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ या उससे पहले आर्थिक लोकतंत्र जरूरी है। नेहरू संसदीय लोकतंत्र स्वतंत्रता, समता, अधिकार, बहुदलीय प्रणाली, औद्योगिकरण और धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रबल पक्षधर थे। एक अंतरराष्ट्रवादी व्यक्ति था, राष्ट्रवादी व्यक्ति था। फिर थोड़ा सा गांधी और नेहरू की बात कर लेते हैं, इनकी एक जोड़ी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने कक्षा को शुरू किया था तो यहां पर एक तस्वीर भी आपके लिए लगाई थी, आप समझ ही गए होंगे। बापू और नेहरू दोनों साथ में बैठे हुए, इस जोड़ी की बात कर लेते हैं कि यह जोड़ी कितनी कारगर है। नेहरू को गांधी की साध्य और साधन की एकता तो पसंद थी कि साध्य और साधन दोनों स्वच्छ होने चाहिए आपके, कि अगर आपने गलत तरीके से अच्छी चीज पाने का प्रयास किया तो जो आप चीज पाओगे ना वो भी अशुद्ध होगी, वो भी अपवित्र होगी, वो भी गंदी होगी, वो भी गलत होगी। और आपका उद्देश्य स्वच्छ है तो आपके साधन भी स्वच्छ होने चाहिए। निरपेक्ष अहिंसा को नहीं मानते थे गांधी की। है कहते कि इतनी ज्यादा अहिंसा नहीं होनी चाहिए जितनी ज्यादा हिंसा बापू कहते हैं। नेहरू का एक कोट था यहां पर, कहते हैं कि हिंसा बुरी है लेकिन दास्ता उससे भी अधिक बुरी है। हिंसा बुरी है, दास्ता उससे भी बुरी है। मैं अहिंसामयी दास्ता की अपेक्षा हिंसा के साथ मिलने वाली स्वतंत्रता को पसंद करूंगा। आई बस में नहीं आई कि हिंसा तो बुरी है भाई, बहुत बुरी है, लेकिन दास्ता, गुलामी उससे भी बुरी है। मैं अहिंसक रहकर गुलाम बनना पसंद नहीं करूंगा, मैं हिंसक होकर स्वतंत्र होना पसंद करूंगा, आजाद होना पसंद करूंगा। ठीक है, सभी इन्हीं कुछ मतभेद भी थे बापू के साथ। सर्वप्रथम मतभेद तो अहिंसा को लेकर ही आ गया। नेहरू को गांधी की धार्मिकता, ट्रस्टीशिप, कुटीर उद्योग, चरखा शास्त्र, औद्योगिकरण व मशीनीकरण का विरोध करना। बापू ना औद्योगिकरण को एक सांप का बिल कहते थे कि बुरा है औद्योगिकरण, मशीनीकरण और संसदीय लोकतंत्र की अवहेलना और दलीय लोकतंत्र की अवहेलना बापू करते थे। लेकिन बापू इनको मानते थे और नेहरू इनकी अवहेलना करते थे। नेहरू कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, दलीय लोकतंत्र ही होगा, ट्रस्टीशिप नहीं चल सकती, कुटीर उद्योग नहीं बड़े उद्योग पर बल देना होगा, चरखा अर्थशास्त्र से कुछ भी नहीं होता, आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर लगानी पड़ेगी और शुरू करनी पड़ेगी, तभी देश का विकास हो सकता है। इतने सभी मतभेदों के बावजूद
कुछ मनमुटावों के बावजूद भी बापू ने कहा जनवरी 1942 में कि मेरा राजनैतिक उत्तराधिकारी, बापू ने कहा कि मेरा राजनैतिक उत्तराधिकारी जवाहर होगा। बापू ने कहा कि मेरा राजनैतिक उत्तराधिकारी जवाहरलाल होंगे। मेरा उत्तराधिकारी कौन है? मेरा उत्तराधिकारी जवाहरलाल है। यह बापू ना नेहरू को अपना अंग्रेज अगर पुकारते थे। बापू नेहरू को कहते थे अपना अंग्रेज, क्योंकि नेहरू पर ब्रिटिश प्रभाव थोड़ा अधिक था। नेहरू पर ब्रिटिश प्रभाव थोड़ा अधिक था। अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, और थोड़ा सा ब्रिटिश वाली थोड़ी सी सोच इन पर दिखाई पड़ती है कि आधुनिकीकरण की जो इन्होंने परिभाषा है ना, आधुनिकीकरण की, आधुनिक क्या होता है, थोड़ी पश्चिम की देन है इनकी, क्योंकि इनका जवानी का समय थोड़ा सा पश्चिम में बीता है, शिक्षा भी पश्चिमी ली इन्होंने, तो पश्चिम को मानते थे ये। और जब पोर्टफोलियो सिस्टम बनने लगा तो भी इन्होंने एक व्यक्ति पॉल एचएपल को यहां बुलवाया था। पॉल एचएपल की रिपोर्ट पढ़ते हैं आप, ठीक है। कहते थे हमारा अंग्रेज, अपना अंग्रेज, इसको कहते थे। और कहते थे कि मुझे विश्वास है जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी भाषा जवाहरलाल बोलेगा। बापू ने इतना कुछ कहा इनके बारे में कि जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी भाषा जवाहरलाल बोलेगा, ठीक है। और कहते थे कि देश इनके हाथों में सुरक्षित है और ये नितांत उज्जवल है। यह हमने किया जवाहरलाल के बारे में। भारत रत्न, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, संविधान सभा के एक सदस्य है, संविधान सभा की समितियों के सदस्य है, यूएनओ के पक्षधर, नेम के पक्षधर, अंतर्राष्ट्रीय शांति के पक्षधर, वसुधैव कुटुंबकम के पक्षधर, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति, वैज्ञानिक व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति, बुद्धिवादी व्यक्ति, संशयवादी व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करने का काम किया। वैसे तो बहुत से लोगों ने इनके ऊपर पुस्तकें लिखी है, फिर भी इनके जीवन को हम पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इतनी महान शख्सियत है पंडित नेहरू। तो आधे घंटे, एक घंटे की क्लास के अंदर तो क्या मैं आपको पंडित नेहरू के जीवन के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर भी पेपर के ओरिएंटेड जो भी पेपर में पूछा जाता है मैंने वो कराने की कोशिश की। अब एक वीडियो और बनेगी पंडित नेहरू के ऊपर, जिसमें मैं आपको इनकी नेम के अंदर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता और पंचशील समझौते पर विचार करेंगे। कुछ 15, 20, 25 मिनट की वीडियो और बनेगी जब आपको मैं पंचशील समझौता कराऊंगा भी क्या था, थोड़ा नेम करेंगे कि 5 की पहल कौन कौन थे। 5 पंडित नेहरू के अलावा करिश्माई नेता पंडित नेहरू थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, और विदेश मंत्री की झलक आज भी इनकी विदेश नीति में दिखती है। कहीं ना कहीं भारत का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया है और उसी मार्ग पर शायद आज भारत चल भी रहा है। एक महान लोकतांत्रिक व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमने करने का काम किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने पंडित नेहरू को समझा होगा, कुछ ना कुछ आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि जरूर हुई होगी। इसी प्रकार कृष्णा क्लासेस निरंतर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। हर रोज हम अलग अलग दार्शनिकों को, अलग अलग चिंतकों को और राजनीति विज्ञानी कुछ अनसुलझी पहेलियों को हम कर रहे हैं विस्तार से, चरणबद्ध तरीके से, रणनीतिक तरीके से। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द प्ले स्टोर से कृष्णा क्लासेस या केसी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग चाहते हैं तो आप ऋषि नगर गली नंबर 2 हिसार कृष्णा क्लासेस की ब्रांच विजिट कर सकते हैं। जल्द से जल्द पहुंचे, अपना पंजीकरण करवाए और अपनी सफलता सुनिश्चित करें, क्योंकि सीटें सीमित है भाई, सीटें सीमित है। रणनीतिक तरीके से मिलकर अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। ऑफलाइन में बहुत अच्छा रिजल्ट कृष्णा क्लासेस का रहा है, आप सभी जानते हैं। लगभग 11 वर्षों से सफलता मिल रही है कृष्णा क्लासेस को बच्चों की, और यही बच्चों का प्यार है कि अब ऑफलाइन से हम ऑनलाइन की तरफ भी शिफ्ट कर रहे हैं, आप सभी बच्चों के प्यार और दुलार के कारण। ठीक है भाई, फिर कभी एक नई वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नई बात, एक नई अनसुलझी पहेली के साथ फिर आपके साथ मिलने का मौका मिलेगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। नमस्कार, जय हिंद।